नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों को डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का नमस्कार। आज मैं काफी दिन बाद आपसे अवकाश लेने के उपक्रम में आपकी मांग पर साप्ताहिक चर्चा के लिए कुछ देर के लिए आपके बीच आया हूं। साप्ताहिक चर्चा में हम चर्चा कर लें जो बहुत ही आवश्यक पहलू के रूप में हमारे बीच उभर कर आई हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम देशवासियों का आभार व्यक्त कर दूं जो लगातार मेरे इस क्लास को सुनकर मेरे पास अपने विभिन्न समस्याओं, और एक चिकित्सक के पास समस्या रोगी और रोग की ही आती है, और देश के विभिन्न कोनों से आप सबका फोन कॉल्स आना मेरे इस क्लास की सार्थकता है। मुझे आज ही नहीं गर्व भी इस बात का होता है कि चिकित्सक के अलावा ऐसे तमाम साथी, तमाम रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड सैनिक, तमाम घरेलू महिलाएं, तमाम युवा साथी जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन कर रहे हैं, वो सब अपने विभिन्न रोग से संबंधित समस्याओं पर मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं और मैं अपने भरसक प्रयास से उनका जवाब देना चाहता हूं। हमारे कई साथियों ने, ऐसे लोगों ने हमारी इस बुक को एडवांस बुकिंग में अपने खाते जुड़वाए हैं जो चिकित्सा क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे इस क्लास को सुन करके उनके अंदर एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने की एक हम कह सकते हैं एक जुनून उनमें जगा है, और उस जुनून को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमसे उन्होंने अनुरोध किया लिखित कि मैं आपकी इस पुस्तक को लेना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में वो तमाम नई चीज़ें जो आप बता रहे हैं और अब तक तमाम पुराने चिकित्सकों ने इस बात को नहीं बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके बताए गए रास्तों पर अगर इतने प्रैक्टिशनर के पिछले 6 महीनों में आ गए हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ नई बातों को बताया है जो अब तक बातें छिपाई गई थी। साथियों, साप्ताहिक चर्चा में हम अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वास्तव में एक विज्ञान है, और विज्ञान हम उसे कहते हैं जो क्रमबद्ध ज्ञान को सुनियोजित ढंग से परिणाम के साथ परिलक्षित करता हो। जहां पर सोच होती है वहां पर प्रयोग होता है, और वहीं पर परिणाम, सफलता, ये दोनों दिखाई पड़ते। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पिछले 36 वर्षों से मेरा शोध ही चल रहा है, मेरा प्रयोग ही चल रहा है, और प्रयोग के बाद अब परिणाम दिखाई पड़ा। जब मैं अकेले किसी रोगी पर, किसी रोग पर सफलता पाता था तो मुझे वो खुशी नहीं होती थी जो आज आपके द्वारा बताए गए सफलताओं पर मुझे खुशी होती है। अभी इस कार्यक्रम में आने से पहले मोहम्मद आरिफ, जिनकी चर्चा मैंने किया था कि पिछले महीने वो एक विषम परिस्थिति में फंस गए थे, लेकिन आज उन्होंने हमको ये बताया कि वो उस परिस्थिति से निकल आए हैं, और आज उन्होंने इस बात को कहा कि सर, आपके द्वारा बताए गए फार्मूले पर मेरी आंखें बच गईं। संभवतः 1 लाख से 2 लाख रुपए मेरे खर्च होते और मेरी आंख बचती कि नहीं बचती इसकी गारंटी विभिन्न चिकित्सा पद्धति वाले नहीं ले पा रहे थे, और आपके बताए गए फार्मूले पर मेरी आंख सुरक्षित है और 99% मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों से पूरा लाभ है। केवल 1% की बात है। तो उन्होंने मुझसे डोज पूछा, मैंने कहा डोज अब आप इस तरह नहीं, इस तरह कर लें। और डॉक्टर आरिफ स्वयं एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर हैं राजस्थान के, और उनके साथ राजस्थान के और चिकित्सक भी जुड़े हैं। इसी तरीके से आपके उत्तरांचल में, हिसार में, हरियाणा के भिवानी में, उड़ीसा में, कटक में, असम में, चारों तरफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स निकल के सामने आए हैं। और ये इसलिए नहीं हुआ है कि अनिल श्रीवास्तव के लेक्चर सुनने से आए हैं, इसलिए हुआ है कि उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर विश्वास करना आरंभ कर दिया है। अभी तक उनके अंदर भय था, हम सफल होंगे कि नहीं सफल होंगे, ये फार्मूला काम करेगा कि नहीं काम करेगा। विभिन्न किताबों ने कहा यस1 को सोने से पहले, यस10 को सोने के बाद, इसको खाने के पहले, इसको खाने के बाद, 10 गोली सुबह, 5 बूंद
ज़्यादा 2 बूंद आधा, ये दवा इतनी रोज से ज़्यादा मत खाना, इस दवा को ये नुकसान करेगी। इस तरह तमाम उलझनों में, तमाम भ्रमों में इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के पुराने सीनियर्स सबको उलझाए रखे। अब उनके उलझाए रखने का मतलब क्या था ये सब समझते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी मजबूरियां थी, सभी ने इलेक्ट्रो-होम्योपैथी को अपनाया था। लेकिन मैं आज अपने कॉलेज में खाली बैठा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक स्टोरी पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि शिक्षा हमको विवेक देती है और विवेक से हम सत्य के मार्ग पर चलने का एक संकल्पना करते हैं, और उसी स्टडी से, उसी एजुकेशन से हम अपने पुरातन काल के विभिन्न प्रयोगों पर विचार करते हैं और विचार करके फिर आधुनिक युग में हम प्रयोग करते हैं। ठीक उस तरह हम कुछ नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रो-होम्योपैथी में। हम इलेक्ट्रो-होम्योपैथी में वही कर रहे हैं जो मैटी जी ने कभी कुछ करके उसको छोड़ दिया था। हम उन्हीं मैटी जी के बातों में शोध कर रहे हैं, और ये शोध कर रहे हैं कि देखें अगर मैटी जी ने इतना किया था तो आगे हम क्या कर सकते हैं। जैसे आज विज्ञान पायलटलेस विमान को बनाने की बात कर रहा है। आपको याद होगा कि पुष्पक विमान जो कुबेर के पास था, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने अयोध्या आने की इच्छा जाहिर की थी, और उसी पुष्पक विमान पर वो सपरिवार बैठे थे और सभी उनके अनुयायी बैठे थे, और पलक झपकते ही वो लंका से आकर के भरद्वाज आश्रम में उतर गया था। उस पर कोई चालक नहीं था, कोई पायलट नहीं था, यानी पायलटलेस विमान वो था। आज हम हजारों साल बाद अभी हम पायलटलेस विमान को बनाने में पूर्ण सफल नहीं हुए। हम रिमोट से चलाते हैं, और वो सोच से, कल्पनाओं से विमान उड़ता था। आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले अग्निबाण, वर्षा के बाण, वज्र बाण, तीर, सर्प बाण, ये तमाम तरह के अस्त्र हमको रामायण में, महाभारत में एक काल्पनिक कहानी के रूप में दिखाई जाते हैं। लेकिन ये दिखाई इसलिए जाते हैं कि हमारे उपनिषद ने, हमारे पुराण ने, शास्त्र ने इस बात की चर्चा की थी, और उस चर्चा को हमने दृश्य के रूप में दर्शाया। आज हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, उसी तरीके की मिसाइल बनाना चाहते हैं। 500 मीटर की, 5 किलोमीटर की, 20 किलोमीटर की, 200 किलोमीटर की लॉन्चिंग करके यहाँ से उन्होंने उसको उड़ाया, और दुश्मन के 200 किलोमीटर दूर जाकर के लक्ष्य उन्होंने साध दिया। यानी हम वही कर रहे हैं जो पहले किया जा चुका, बीच में ब्रेक हुआ था किन्हीं कारणों से। वो कारण कुछ भी रहे हो, समय का परिवर्तन रहा हो, पृथ्वी का उथल पुथल रहा हो, बलाव रहा हो, या ईश्वर की प्रक्रिया रही हो, फिर आज हम उन्हीं चीज़ों पर शोध करके उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। आज हम दूरबीन की बात करते हैं। आर्यभट्ट ने बांस के ऊपर बांस लगा करके, अगर आपने अध्ययन किया हो, तो सारे तारे और नक्षत्र उस समय खोज लिए गए थे। दधीच की हड्डियों से वज्र बन गया था। ये सब हमको लिखाई बातों में मिलता है प्रमाण, केवल हम उन बातों पर शोध करते हैं। अभी मैंने एक साप्ताहिक लिटरेचर में पढ़ा कि अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने भारतीय पुराण पर शोध करना आरंभ किया है, और पुराण में कही गई बातों पर उन्होंने अपने मत जाहिर किए हैं कि भारतीय पुराण में कही गई बातें वैज्ञानिक आधार पर सत्य हो रही हैं। तो इसका तात्पर्य यह है, मैं इतने देर में आपको समझाना ये चाहता हूं कि हम किसी भी चीज को जब मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा ध्यान आता है, और तब हम उसके प्रयोग को इस तरह करते हैं कि हमको उसका परिणाम मिले। इससे पहले इलेक्ट्रो-होम्योपैथी में जो प्रैक्टिशनर थे, वो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों बैसाखी पर चलने के आदी थे, क्योंकि उनको बताया यह गया था कि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की केवल कागज आप ले लो, आप डॉक्टर बन के बने रहो, लेकिन आप जैसे कमा खा रहे हो वैसे कमाओ खाओ। आज परिवर्तन हुआ। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने एक मुहिम चलाया
लॉकडाउन मोदी जी का मैं एहसानमंद हूं कि उन्होंने लॉकडाउन किया और अनिल श्रीवास्तव को घर में बैठाया। तो अनिल श्रीवास्तव ने एक नई सोच, एक नई जागृति लाने का एक क्रम बनाया, और वो क्रम क्या था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम अधिक से अधिक प्रैक्टिशनर्स को सामने ला सकें देश के, कि देश की समस्या यही तो है कि आपके प्रैक्टिशनर ही नहीं है। सरकार की बार बार कहती है, बार बार हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रैक्टिशनर है ही नहीं है। कॉलेज इतने खुल रहे हैं, विद्यार्थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतने बन रहे हैं, एक एक शहर में 500, 600, 1,000 डॉक्टर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दर्शाए जा रहे हैं विभिन्न काउंसिल और संस्था अध्यक्षों द्वारा, बोर्डों द्वारा, लेकिन प्रैक्टिशनर्स कितने हैं? और ऐसे प्रैक्टिशनर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का बोर्ड लगाए बैठे हैं, लेकिन अंदर जाइए तो उनकी मेज की दराज में एलोपैथी की दवाएं रखी हुई हैं। पर्दे के पीछे जाइए तो ग्लूकोज की बोतल चढ़ी हुई है, 50 तरह के चिमटी, कैंची और फॉर्सिप रखा हुआ है। और अगर बहुत से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टरों ने तो अपने नाम के साथ दूसरे डॉक्टर के नाम भी जोड़ रखे हैं कि हम उनके अंडर में काम करते हैं। यानी ये सारे के सारे धंधे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की संस्था को चलाने वालों ने स्वयं अर्पित कर दिया था कि जाइए कागज हम देंगे, काम आप अपना चाहे जो करें। और आज हमने आपके अंदर से भय निकाला है। हमने आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत आसान तरीके से करने के लिए एक नया क्रम बताया है, और उस पर मैंने बताया है तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको सही मार्ग पर लाने का एक तरीका जो मेरे विचार दिमाग में आया वो मैंने आप तक पहुंचा। वो सारे तरीके आपने अपनाए और आज आप एक अच्छे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। हमारे एडवांस बुक ग्रुप में जितने साथी जुड़े हैं वो इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस में रम गए हैं। हमारे तमाम साथियों ने कहा कि मैं दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में काम करता था, मुझे भय होता था कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाएं दे करके रोगी को ठीक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपके फार्मूलों से अब मुझे लगता है कि हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गर्व कर सकते हैं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हैं। तो ये इसलिए नहीं हुआ कि अनिल श्रीवास्तव ने बताया और आपके अंदर जादू से आप चिकित्सक बन गए। ये इसलिए हुआ है कि आपने डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की बातों को चिंतन किया, मनन किया और उसको अपनाने का एक संकल्प लिया, और वो संकल्प आपका प्रयोग के रूप में हुआ और प्रयोग के रूप में आपने उसके परिणाम देखे हैं। तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है, मेरे लिए सबसे उपहार की बात है। हमारे कई साथियों ने इस बात की चर्चा की कि आखिर आपकी किताब कितनी मोटी बन रही है और उसमें कितने पृष्ठ होंगे। पहले आप 500 रुपये एडवांस ले रहे थे, फिर आपने 1,000 रुपये लेना शुरू कर दिया। आखिर आप किताब का दाम क्या रखना चाहते हैं? आप कितना लूटना चाहते हैं? आप लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? अभी आप लोगों ने पिछले दिनों फेसबुक पर एक सज्जन जो क्योरेटिव के या के क्या उनका था मैं भूल गया, क्यूरेटिव या क्या थे, उन्होंने भी लिखना शुरू किया कि ये व्यक्ति, बड़े अपशब्दों में उन्होंने मेरे लिए लिखा। हालांकि आप सब उतर के आए और आप सब ने बहुत अच्छा जवाब। अब सवाल यह है कि एक पेन, एक ये साधारण पेन है, ये 2 रुपए में भी मिलता है और ये पेन लिखने का कार्य करता है, और यही पेन आपको 500 रुपए का भी मिलता है, लिखने का काम वो भी करता है। अब दोनों पेन में खासियत क्या है? ये तो लिखने के समय या उसके कार्य करने के समय होगा। एक मोबाइल 5,000 का भी आता है और एक मोबाइल 1.5 लाख का भी आता है। अब दोनों मोबाइल में अगर आप ये कहें कि भाई मोबाइल ये भी काम करता, आप इतना दाम क्यों लगाए पड़े हैं, तो अब स्वाभाविक है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी किताब में क्या लिखा जा रहा है, इसका दाम इतना ज़्यादा क्यों लगेगा, तो मैं इसका जवाब आपको देने में अभी सक्षम नहीं हूँ। किताब मेरी 5 पेज की हो या 500 पेज की हो, उस किताब के 5 पेज में या 500 पेज में जो मैटर मैं आपको दे रहा हूं, वो मैटर क्या आपको अन्य किताबों में जो आपने 500 रुपए में या 1,000 रुपए में, या एक बिहार के हमारे वयोवृद्ध सीनियर डॉक्टर हैं जिनकी किताबों का सेट 20,000 रुपए में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मिल रहा है, और वो 20,000 की किताबें क्या आपको डॉक्टर बना पाई? क्या आपको प्रैक्टिस में उतार पाई? हमारे वो क्योरेटिव कह रहे थे कि ये सब तो हमने किताबों में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ा, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की किताब में वही सब है, वो कौन सा नई चीज़ बता रहे हैं? जी नहीं, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने अनुभव बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर कैसे बना, मैंने अपनी प्रैक्टिस कैसे संभाली और कैसे मैं आज 36 साल से उसमें हूँ।
मैं तो ये बता रहा हूँ, और मेरी किताब भी यही बताएगी आपको। लेकिन मेरी किताब के बताने से अगर आपके चिकित्सक बनने में और मदद मिल रही है तो वो मेरी किताब का दाम है। मेरी किताब अगर मैं 20,000 रुपये में किताब बेच दूं और उससे एक प्रैक्टिशनर लाभ ना उठा सके तो मेरी किताब का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अगर मेरी किताब 2,000 रुपये की आपके पास पहुंच रही है और उससे हम 500 चिकित्सक बना रहे हैं तो वो हमारी किताब का असली मूल्य है, असली प्रसाद है। अब मैं उन लोगों को एक बात और बता दूं, मैं व्हाट्सएप पे या अन्य ग्रुपों में डालने से इसलिए अपने आप को कतराता हूं कि लोग कहेंगे इनको बड़ा अहंकार आ गया है। अभी परसों मेरे एक साथी ने 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल करके उसने 2 लाइन नीचे लिखा कि ये आपके लिए सहयोग है जो आप निःशुल्क क्लास चलाते हैं, और बल्कि नीचे उन्होंने लिखा कि आप इसके लिए, इस पैसे से आप अपने लिए मेवा मिष्ठान लेकर के कुछ अपनी सेहत बनाइए और खाइए। इसके ठीक हमारे एक हरिद्वार के साथी हैं, उन्होंने लिखा कि मैं अभी हरिद्वार में 10 दिन व्यस्त हूँ और इसके बाद आपके किताब में छपने में जितने पैसे कम पड़े हो मुझे बताइए, मैं आपके खाते में डालूंगा। नाम नहीं लूँगा उनका। ऐसे तमाम साथी हैं जो मेरे इस क्लास को सुन करके और मेरे साथ सहयोग की भावना से खड़े हैं। उनको किताब की ज़रूरत नहीं है, उनको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिशनर्स बनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्वच्छ हृदय से मेरे साथ सहयोग कर रहे हैं। तो अब किताब का दाम 2 रुपये हो या किताब का दाम 5,000 रुपये, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बीच में एक फ़ोन आ गया, हमारे एक साथी हमसे फ़ोन टॉक करना चाहते थे, इसलिए मैं आपसे डिस्टर्ब हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि लोग मेरी किताबों के पृष्ठ और मूल्य को क्यों पूछ रहे हैं, मेरी किताब में क्या लिखा जा रहा है। जब किताब हाथ में आएगी तो आपको लगेगा कि इस किताब को लिखने के बाद संभवतः मैंने आपको सबसे कम में एक बेहतरीन भोजन की थाली परोसी है। अब आइए हम कुछ सामयिक चर्चा और कर लें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने 3 फार्मूले बताए हैं, L2, L3 और CNS। L2 में 3 मेडिसिन है, मैं एक तरीके से रिवाइज कर दूं। L3 में 3 मेडिसिन है लेकिन दोनों में 2 मेडिसिन कॉमन है, L1 और A3। और CNS में भी L1 और A3 है। हमारे कई साथियों ने इस बात पर हमसे जानना चाहा कि जब L1 और A3 तीनों में आपने दिया और जहां पे हमको L2 या CNS देना पड़ता है तो क्या L1 और A3 की मात्रा ज़्यादा नहीं हो जाएगी। पहले हम इस पर एक बार आपका ध्यान आकृष्ट कर दें। हमने L2 बनाया है, L3 बनाया है, CNS बनाया है। हालांकि L2 बहुत पहले से बनाई गई है, मैंने L3 बनाया है। तो जब हम उसको एक कंपाउंड मेडिसिन के रूप में ले लेते हैं तो 3 दवाओं का अनुपात 1/3 पर आके फिट हो जाता है। जब हम CNS में 6 औषधियों को ले लेते हैं तो उसका अनुपात 1/6 में आके फिट हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक औसत लेते हैं, एक एवरेज लेते हैं, तो वो एवरेज हमारा होता है, ना कि पर्टिकुलर मेडिसिन। और जब हम CNS के साथ फिर आगे हमको C5 देना है या C5 की मात्रा को बढ़ाना है तो हम C5 अलग से देते हैं, तो वो C5 उस C5 से काउंट नहीं किया जाता जो CNS में ऑलरेडी पड़ी हुई है। हमारे कुछ साथियों ने एक और सवाल किया था कि क्या इलेक्ट्रिसिटीज़ को भी 450 ml में बना लिया जाए, तो मैंने कहा था बिल्कुल बना लिया जाए। हमने आपको राय दी थी कि आप 38 मेडिसिन की 38 बॉटल्स 450 ml की रख लें, और जब आप उससे देंगे तो सबका रेशियो बराबर रहेगा। अभी हमारे एक चिकित्सक साथी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने CNS आपकी तो 450 ml बनाई है, बाकी दवाइयाँ मेरे पास 30 ml में हैं, तो क्या मैं दोनों को मिला के दूँ। तो अब दोनों के मिलाने पर आपको रेशियो कम करना पड़ेगा, बूंद की मात्रा कम पड़नी पड़ेगी, परिणाम तो आपको मिलेगा लेकिन वो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेगा जो 450 ml की बराबर डोज में मिलेगा। तो इस कारण से मैं आपसे इस बात को आगाह कर दूं, हालांकि मैं बहुत कम समय के लिए आपसे मिलना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं घड़ी देख रहा हूं कि 30 मिनट में आपके बीच आ चुका हूं और काफ़ी दिन बाद आया हूं। चूँकि आप सभी साथियों ने कहा था कि एक साप्ताहिक चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, तो इस साप्ताहिक चर्चा के अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं कि सभी औषधियों का अनुपात समान होना चाहिए, देने में भी और बनाने में भी। और रोगी को जब आप देते हैं तो रोगी के शारीरिक क्षमता के अनुसार डोज आपको तय करनी है। तो 2 दवाइयाँ
L2, L3 और CNS में। अब बची S1, S2, C5, S1, S2, C5, S5, F1, VEN1, यानी ये 6 औषधियां और प्लस L1, L2 मिला दें तो 8 मेडिसिन हो गई। अगर आप 38 मेडिसिन नहीं खरीद सकते हैं तो अपने टेबल पर यह 8 मेडिसिन ही 450 ml में बना के रख लीजिए, और इन मेडिसिन में ही आप, मैं समझता हूं कि दुनिया के अधिकतर रोगों को, जिनको आप रोग का नाम देते हैं, उस पर आप 90% सफलता पाएंगे। शेष दवाएं अगर आप एक्स्ट्रा, इसके बाद अगर आपको विशेष रखनी है तो फिर C1 रख लीजिए, C2 रख लीजिए, क्योंकि जब आपने S1 रखा है तो C रखना पड़ेगा, S2 रखा है तो पड़ेगा, C5, S5 हमने ऑलरेडी रखवा दिया है। इलेक्ट्रिसिटीज को देने के लिए डोज हमने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रिसिटीज के डोज को आप शुरुआती दौर में बराबर रखेंगे। 1 सप्ताह के बाद इलेक्ट्रिसिटीज का रेशियो आप 1/2 कर देंगे और अगले 1 हफ्ते बाद आप इलेक्ट्रिसिटी हटा ही देंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी प्रयोग आप स्वयं करें कि आपको इलेक्ट्रिसिटी न देना पड़े और आप केवल मेडिसिन से ही काम चला लें। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा में आऊँगा, मैं आपसे एंजाइम्स पर चर्चा करूँगा। हमारे जो नए साथी हैं जो एंजाइम्स की थ्योरी को अभी नहीं सुन पाए हैं या विलंब से उन्होंने हमारे इस क्लास को ज्वाइन करना आरंभ किया है, तो मैं उनके लिए कोशिश करूँगा कि हम एंजाइम्स थ्योरी पे एक बार फिर से चर्चा करें। आज हमारे ऑनलाइन हमारी शॉर्ट नोटिस पर लगभग 50 से ऊपर साथी हैं। डॉक्टर संजय चौहान जी दिख रहे हैं, हृदय जी शर्मा दिख रहे हैं, और हर्षिन सिंह जी दिख रहे हैं, धर्मराज यादव जी दिख रहे हैं, पवन जायसवाल जी हैं लाइन पर, RD यादव जी हैं, शरद रावत जी लाइन पे हैं, नीरज कुमार जी हैं। बहुत से साथी इस समय लाइन पर दिख रहे हैं और सबके नाम जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके नाम, RP शैनी जी हैं, राय साहब यादव जी इस समय लाइन पर हैं, प्रवीण शर्मा जी आए हैं, एनाटॉमी ग्लोबल बिजनेस को इन्होंने अपना फ्री रजिस्ट्रेशन फुल सपोर्ट का कुछ किया है कॉल करने के लिए। अभी मैं इसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूं, मैं बाद में पढ़ूंगा। हेमंत जी हैं लाइन पर, श्याम जी हैं, पिंकी गैरी जी भी आ चुके हैं लाइन पर, जैद नफीस जी हैं। मैं आज सबके नाम पढ़ दूं, बहुत दिन बाद आप बीच में आए, नाम मुझे सामने दिख रहे हैं, मैं उनको पढ़ता जा रहा हूं। रमेश चंद जी भी आ चुके हैं लाइन पर, रियाज अहमद, प्रतिमा सिंह आप भी लाइन पर हैं, और आरिफ मोहम्मद, श्याम जी थैंक यू कह रहे हैं, बाहुबली जी आ चुके हैं लाइन पर, दिलीप कुमार जी भी नमस्ते कर रहे हैं, प्रवीण शर्मा जी हेलो कर रहे हैं, दिलीप कुमार जी नमस्ते कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब साथी जो भी लाइन पर हैं, जिनके नाम मैं नहीं पढ़ पाया हूं, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप सब हमारी शॉर्ट नोटिस पर आए। मैंने आपसे एक संक्षिप्त चर्चा आज इलेक्ट्रोपैथी के बारे में की। चूंकि आज मैंने किसी विशेष रोग पर कोई चर्चा इसलिए नहीं की है कि चूंकि दिन भर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये, इसकी मोटाई आप देख रहे होंगे इतने, और इन पृष्ठों को चेक कर चुका हूं, इसके प्रूफ को मैं देख चुका हूं, एक एक लाइनें मैं इनकी पढ़ करके इसकी सेटिंग कर चुका हूं, और अब ये प्रेस के लिए फाइनल हुई है। अब इसको प्रेस हमारी इस प्रूफ रीडिंग को सही करेगा, और अभी प्रिंट नहीं निकालना है, अभी ये मैं प्रेस को देने जा रहा हूं पुनः इस पर संशोधन के लिए, और शेष अभी मेरी जो बुक है उसमें लिखाई जारी है। चूँकि मैं अभी बुक को लगातार 20 नवंबर तक लिख ही रहा हूँ, मैं उसमें मैटर बढ़ा रहा हूँ, और इस नाते मैं ये समझ सकता हूँ, और इसकी मोटाई आप इस समय तो जानते हैं कि ये कितनी मोटी हो चुकी है। अब मेरे पृष्ठों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इसकी मोटाई क्या जा रही होगी, और लगातार इस पर ये टाइप कर चुका हूँ, आपको मैं बहुत पास से दिखा रहा हूँ बिल्कुल क्लोज करके कि इसकी सेटिंग मैं कर चुका हूँ, और आज मैंने इसको पूरा किया है। आज जो मैंने पिछला
लेसन लिखा था वो सब टाइप हो चुका है। टाइप के बाद मैंने उसकी प्रूफ देख लिया है, संशोधन कर दिया है और अब ये रीप्रिंट में जा रहा है। किताब लिखने से ज़्यादा कठिन काम इसकी प्रूफ रीडिंग को देखना है। वास्तव में जो लोग किताब लिखते हैं बहुत ऋणी हूँ और उनके एनर्जी की, उनकी क्षमता की तारीफ करता हूँ कि वो किताबों को कैसे लिखते होंगे, या प्रेस वाले स्वयं बर्डन लेते होंगे, लेकिन लेखक के रूप में मैंने इसको महसूस किया है कि किताब लिखना एक बहुत कठिन काम है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपसे मुलाकात हुई और अच्छा लगा, मुझे भी निश्चित रूप से आप सबको अच्छा लगा होगा। अगले आज 7 नवंबर, मैं सोचता हूं कि दीपावली के दिन, दीपावली से एक दिन पहले आपसे एक मुलाकात अभी 20 तारीख के पहले और हो जाए, फिर 20 तारीख से मेरा नियमित क्लास आपके साथ चलेगा। विभिन्न रोगों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे जो नए साथी हैं, हो सकता है उनको आज का ये क्लास बकवास लगा हो या अच्छा ना लगा हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको डॉक्टर विनेश पाल सिंह जी भी कुछ लिख रहे हैं, किसी क्लास में ट्रीटमेंट बताएं, फिस्टुला का ट्रीटमेंट ये पूछ रहे हैं। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि दीपावली के पहले मैं आपका एक क्लास फिस्टुला पर और पाइल्स पर ले सकूं। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बस्ती से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।